हेलो स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज 3.2 जो कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट की थी, उसके कुछ 4 क्वेश्चन बाकी थे। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हम लोग उस चारों क्वेश्चंस को उस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होंगी। जिस 4 क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में फिनिश करते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए फटाफट जानते हैं वो 4 क्वेश्चन है कौन से। वो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे 18 तक हमने कर लिए थे। इसके अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 12 भाग 1 अध्याय 3 आव्यू जो चल रहा है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग आज 19वां क्वेश्चन देखते हैं, उससे आगे की तरफ चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। कहा गया है किसी व्यापार संघ के पास, हमारे पास कोई व्यापार संघ है, 30,000 रुपये का कोष है, यानी कि उसके पास इतनी राशि है 30,000 रुपये। ठीक है, आपके पास में 30,000 का कोष है, यानी कि उसके पास टोटल राशि कितनी है 30,000 रुपये। ये हमने यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लिया। जिसे वो 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना चाहता है, यानी कि 2 ब्रांड वो निवेश करना चाहता है इन 30,000 को 2 जगह आपके पास में। प्रथम ब्रांड में सपोज कर लीजिए हमने इसको ए ब्रांड, ये भी, इन 2 ब्रांड में वो उसको जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। प्रथम ब्रांड में इसको जो है बेटे 5% फ़ायदा हो रहा है। मैं लैंग्वेज से थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। और ये वार्षिक दर है, ये एनुअली है, इतना प्रॉफिट होता है आपके पास, मैं भी समझाऊंगा। और द्वितीय ब्रांड में उसको कह रहा है 7% वार्षिक ब्याज की दर से लाभ होता है। ठीक है, आपके पास में नहीं लाभ नहीं, ब्याज मिलता है। ये जो 7% है आपके पास में, पहले ब्रांड में तो आपके पास में 5% ब्याज मिल रहा है, दूसरे में 7% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 2 ब्रांड है अगर आपके पास में। इन्होंने कहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, अब ये लाइन जो लिखी है यही इसमें इस क्वेश्चन को, इस आव्यूह चैप्टर का क्वेश्चन बनाती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अपने जैसे बचपन से आप क्वेश्चंस करते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन लिखी है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए कि जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक ब्याज, उन्होंने वार्षिक ब्याज दिया है, सबसे पहले ए नंबर पे दिया है 1800 रुपये हो जाए। ठीक है, आपके पास में, और दूसरे नंबर पे बी पे दिया है 2,000 रुपये लाभ हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्वेश्चन की जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर आगे की तरफ चलता हूँ। वैसे समझ में तुम्हें आया होगा अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो। कोई कंपनी है आपके पास में, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपये बैलेंस है, यानी कि उसके पास कोष है इतना, उसके पास इतना रुपया है। अगर वो उसको 2 ब्रांड में, ठीक है, ये 2 ब्रांड है, एक ब्रांड ए है, एक ब्रांड बी है, ठीक है, कंपनी के, 30,000 को इसमें इन्वेस्ट करे और इसमें भी इसमें इन्वेस्ट करे। इसमें तो जो ब्याज मिलता है बेटा वो मिलता है 5% के हिसाब से, और इसमें ब्याज मिलता है 7% के हिसाब से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कहा कि अगर उसको टोटल ब्याज एनुअली इतना मिल जाए तो ये बताइए कि ए में कितना इन्वेस्ट करा जाएगा और बी में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो, हम लोगों को कहा गया है कि आव्यूह विधि से हम लोगों को करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना, ठीक है, नहीं माना आपके पास में व्यापार जो संघ है, व्यापार संघ, ठीक है, नहीं, 2 ब्रांड की मैं बात कर लेता हूँ। 2 ब्रांड आपके पास में ए तथा बी, मैं जैसा भी डिस्कस किया है, में निवेश करता है, निवेश आपके पास में करता है। मैंने ये लैंग्वेज थोड़ा बना रहा हूँ, है नहीं, करता है। ठीक है, तथा ये मान लें, तथा क्या, इतना लाइन लिखने के बाद पहले यदि, देखिए जरा, यदि ब्रांड ए में निवेश, जो हम निवेश कर रहे हैं, निवेश की गई राशि, की गई आपके पास में राशि जो है, कितनी धनराशि अगर वो करें, हमें क्लियर तो नहीं है ना, तो हम इसको x रुपये मान लेते हैं। सपोज कर लिया कितनी राशि, हमने कहा ये रुपए में है राशि यहाँ। ठीक है, किस में है लिख लीजिए, चाहे रुपए में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपके पास में रुपए इतने, वो ए ब्रांड में जो है इतने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है बी में निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि समझाने के लिए था, सिर्फ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो आपके पास में टोटल राशि कितनी है, देखिए क्वेश्चन के अंदर 30,000 रुपये,
तो अगर हम ए में 30,000 कर देते हैं, 30,000 में से इधर x चला गया तो उधर तो 30,000 में से तो 30,000 माइनस एक्स बचेगा ना आपके पास में, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स आपके पास में रुपए। इतनी राशि जो है बेटा दूसरे ब्रांड में खर्च की जाएगी। अब इतना तो क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। उसने कहा आव्यूह गुणन के से हम लोगों को क्वेश्चन इसको करना है, सिंपली क्वेश्चन भी कर सकते हैं लेकिन आव्यूह गुणन। अब मेन तुम्हें पॉइंट बताता हूँ मैं। अब एक्चुअली जो आव्यूह का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कहने की बात जो मैट्रिक्स हमारा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मली वो निकला यहीं से ही है। रेखिक समीकरणों को जब हम हल करते थे तो वहीं से ही ये आव्यूह का डेवलप हुआ है। फिर आव्यूह को आगे और चीज़ें और मैथमेटिक्स की ब्रांच में यूज़ करना शुरू कर दिया। नॉर्मली वो निकला, एक क्वेश्चन ये 19वां है, एक 20वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो क्या होता है आपके पास में, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ज़िंदगी में कभी भी आव्यूह गुणन से सवाल आए, अगर आव्यूह गुणन से सवाल आए तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग दो आव्यूह बनाते हैं, ठीक है। एक आव्यूह होता है आपके पास में पंक्ति आव्यूह, ठीक है, यानी कि रो मैट्रिक्स। एक बनता है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कहने की बात यह है कि जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास में एक तो रो की हम कॉलम में तो मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है नहीं, रो की हम कॉलम में तो मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। अब बात यह है कि हम इस रो में क्या चीज़ रखते हैं और इस कॉलम में क्या चीज़ रखते हैं। क्योंकि आरसी होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस, पहले नंबर पे हम लोग रो लिखते हैं, दूसरे पे कॉलम लिखते हैं। अब रो में कौन सी चीज़ लिखी जाती है, जब वो आव्यूह गुणन की बात करता है तो रो में कौन सी चीज़ हम लोगों को लिखनी चाहिए, कॉलम में कौन सी चीज़ लिखनी चाहिए, उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए दिमाग में। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो 100% आप उसको इजीली कर लोगे। किस तरीके से, जो मात्रा होती है आपके पास में, ठीक है, अब आपके पास में जो मात्रा होती है, जैसे इस क्वेश्चन में तो मात्रा से संबंधित क्या है, मतलब इसमें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे हैं, इसमें x रुपए किए, इसमें इतने रुपए किए। और जो सेकंड जो ब्रैकेट आता है इसमें हम हमेशा दर यूज करते हैं। क्या करते हैं, दर। मान लिया जैसा कोई कहता है कि आपके पास में कि 5, देखिए ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैंने सपोज मैंने 5 तो पेन और 6 कॉपी खरीदी, ठीक है नहीं, आपके पास में, और उसका रेट जो है, एक पेन का जो रेट है वो 5 रुपये है, ठीक है, और एक जो कॉपी का जो रेट है वो 10 रुपये है। वो कहे मुझे कि आव्यूह गुणन से इसको सॉल्व कीजिए, तो इजीली आप क्या करोगे, यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स के अंदर, इस वाले जो हमने लिखा है पंक्ति आव्यूह, इसके अंदर आप क्वांटिटी लिखोगे, कितना कितना सामान आपने खरीदा है, और इस वाले में किस रेट से खरीदा है, वो दर क्या है। हम लोग दर इसमें देते हैं और क्वांटिटी इसमें देते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। बस सीधी सी बात है, इसमें रेट लिखेंगे, बस इसमें क्या लिखेंगे, रेट। अगले क्वेश्चन से भी और क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहले ब्रांड में x रुपये खर्च करें, कोमा नहीं लगेगा, और दूसरे में किए 30,000 माइनस x रुपये। ये पहला मैट्रिक्स बना, इसमें 2 एलिमेंट है, एक ये एक ये। यहाँ पहले में आपको 5% का लाभ हुआ, क्वेश्चन में देखिए कितने का लाभ है, 5% का, और दूसरे में हुआ 7% का लाभ, बिल्कुल ठीक बात है। और फाइनली हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में कहा गया है अगर कुल लाभ 1800 रुपये हो, कितना हो, 1800 रुपये हो, तो हम लोग अगर इसको 1800 के इक्वल लेके चलें, देखिए लिखने का थोड़ा तरीका देखिएगा। जब आप इस तरफ आव्यूह की बात कर रहे हैं तो इधर भी एक आव्यूह ही आएगा, और डेफिनेट सी बात है। देखिए इसका जो कोटि है वो 1 गुणे 3 है, सही नहीं, 1 गुणे 2 है, सॉरी 3 कहाँ से है, 1 2 ही तो एलिमेंट है ना, और इसका जो है वो है 2 गुणे 1। तो जब इनकी गुणा होगी तो 1 गुणे 1 का आव्यूह मिलेगा। ये देखिए 1 गुणे 1 ही है, ये 1 गुणे 1 मैं गलत कह रहा हूँ एक्चुअली, 1 ये है 1/2, ये 2/1, ये 1/1। तो गुणा में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो स्लिप ऑफ टंग है सिर्फ, बस इसको हल करना है। कहने की बात ये हमारा x की वैल्यू निकल जाए। कैसे, हम लोग इनकी गुणा करते हैं, चलो गुणा तो इनकी हो ही जाएगी, गुणा कैसे करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए x गुणे 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणे 7% बराबर 1800। आप चाहो तो यहाँ एक आव्यूह का चिन्ह लगा सकते हो, और नहीं चाहो तो ना भी लगाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x गुणे 5/100, किसी को दिक्कत,
प्लस आपके पास में इसे भी लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स बटे गुणे 7/100 लिख लें इसको, बराबर 1800 आपके पास में। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, इसको जब हल करेंगे 100 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 30,000 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 या 21, 2,10,000। देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है ना, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख आपके पास में। ठीक है, 2,10,000 माइनस के 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 100, जब उधर जाएगा तो आ जाएगा 18 के आगे 4 जीरो, क्योंकि 2 इधर पहले से थी, 2 ये वाली 100 वाली आ जाएंगी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिएगा कि 5 ये माइनस का 2x बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो 180,000 में से आपको 2,10,000 जो है माइनस करने रहेंगे, और ये माइनस के 2x इज इक्वल टू सिंपली माइनस का 30,000 आएगा, चाहे आप देख लीजिए। 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओगे तो यही बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म होगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000/2 या x इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000। बिल्कुल ठीक है। जब यानी कि ए ब्रांड में कितना निवेश करना होगा उस लोगों को, ए में निवेश करना पड़ेगा। अगर 1,800 लाभ चाहिए तो इतने रुपए, 15,000 रुपये। और बी में कितने करने हैं भाई, बी में निवेश कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 30,000 में से 15,000 कटेगा तो ये भी 15,000 ही आएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो इजीली। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन बाकी सब ऐसे ही होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की आपके पास में। ठीक है, 20 में क्या है कि लैंग्वेज लिखी है 20 में भी आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नू कहा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये है प्रति पुस्तक है। ध्यान दीजिए, प्रति पुस्तक है, एक पुस्तक का मूल्य दिया गया, लेकिन हमें जो संख्या दी गई है ना वो दर्जनों में दी गई है। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं कहूँ यहाँ थोड़ा सा मैं लिख लूँ रसायन की पुस्तकें, रसायन विज्ञान ही तो होगा ये, है ना, रसायन विज्ञान की, ठीक है, आपके पास में पुस्तकें। ठीक है, मात्रा पहले से मिल गई। ठीक है, चलिए कितनी होगी, कितने दर्जन ली पुस्तकें, 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सीधी बात है 120 आएंगी रसायन की पुस्तकें। दूसरे नंबर पे कौन सा विषय है, विज्ञान है। विज्ञान की जो हमारे पास में, ठीक है, खाली विज्ञान की पुस्तकें जो हैं, विज्ञान नहीं बेटा, भौतिक विज्ञान है ना, कोई बात नहीं, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितने दर्जन खरीदी भाई साहब, 8 दर्जन। तो 8 मतलब 12 से गुणा करेंगे तो टोटल 12 × 96 पुस्तकें ये आपकी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करें 10 पुस्तकें अर्थशास्त्र की हैं, तो लिखो अर्थशास्त्र आपके पास में, कौन सी, अर्थशास्त्र की, ठीक है, पुस्तकें, इसको लिख लो पूरा, है ना। कितना आ जाएगा आपके पास में, कितनी है अर्थशास्त्र की पुस्तकें बेटा, 10 दर्जन है, तो 10 × 12 ही लिखेंगे इसको भी, और यानी कि 120 ये पुस्तकें आ जाएंगी। रेट भी हमें दिया है, ठीक है, नहीं रेट भी हमें दिया है, उसको हम क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, इन्होंने पूछा आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग का मतलब ये है, फिर मैं कहता हूँ ये लाइन इसको, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाती है। इसने कहा है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, तो हम लोग आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करने का मतलब ये है, मैंने कहा था आपको कि एक इसमें आपको पंक्ति आव्यूह बनेगा, रो मैट्रिक्स, एक इसमें कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और इसको हल करके आपका आंसर निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में तो आंसर खुद ही दिया था उन्होंने, हम लोगों को अलग चीज़ निकालनी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा है, अब मैंने कहा कि जो क्वांटिटी आएगी, यानी कि जो मात्रा है वो यहाँ पे आएगी, यानी कि कितनी मात्रा है, 120, 96 और 120, बिल्कुल ठीक है। और रेट क्या दिया है उन्होंने, किताब में आप पढ़ सकते हो, रेट जो है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति किताब है। तो हमने भी एक एक किताब के हिसाब से दर्जन का हिसाब ही खत्म कर दिया हमने भी। तो ये आ जाएगा 80, 60 और 40, बिल्कुल ठीक है।
इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व का मतलब इस अवयव की गुणा इससे करनी रहेगी, इजीली हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40। ठीक है, आपके पास में सॉल्व कर लीजिए, आंसर पाइए। 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो लग जाएंगी प्लस 96, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप इसके साथ में। 6 36 का 6 का हासिल लगा 3 छन्नी में 54 आपके पास में, और 3 हो गए 57। कितना हो गया 57, साथ ही साथ 1 जीरो आगे की तरफ आ जाएगी। ठीक, आपके पास में प्लस 12 चौक 48 और 2 जीरो आगे लग जाएंगी। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, सिंपली जोड़ लीजिए, 4 4 अंक ही हैं तो ये आपके पास में यहाँ आ जाएगा 0 6, बिल्कुल ठीक है। फिर 6 और 7 13 और 8, 13 और 8 हो गए 21, 2 हासिल आया। ठीक है, 9 और 4 14 और 4 18 और 2 20, ये आपके पास में इसका आंसर है। इतने रुपए खर्च करके ये हम लोग इतनी किताबें इस रेट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब 20 के बाद एक लैंग्वेज और लिखी है क्वेश्चन। अब 20 के बाद एक क्वेश्चन और लिखा है, मान लीजिए इसको अभी कराता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। ठीक है, चलिए चलिए इन्होंने कहा है कि हमारे पास में मान लीजिए x y z एंड p क्रमशः 2/3 3/k 2/p की कोटियों के आव्यूह हैं। यानी कि देखो मैं सिंपली लिख रहा हूं इसको, आव्यूह मेरे पास में अगर है, इसके अगर अंदर x i j टाइप के एलिमेंट हो और ये आव्यूह बने तो इसका जो ऑर्डर है बेटा वो बनेगा 2 इंटू एन, सॉरी 2 इंटू एन 2/n। फिर y है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि वाई जे टाइप के एलिमेंट रहेंगे, स्मॉल वाई जे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल लेटर से हम हमेशा आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रेशो, इसका जो साइज़ है यानी कि जो ऑर्डर है वो 3/k है। ठीक है, आपके पास में फिर इसके नंबर पे फिर आया z में अगर एलिमेंट हो z i j टाइप के आपके पास में, स्मॉल z i j टाइप, छोटा z है ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास में इसका ऑर्डर है 2/p। फिर आपके पास में w है, इधर लिख लेते हैं कोई बात नहीं, जगह बहुत है। w है, एक बार ये समझ आ जाए तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। w का जो साइज़ है बेटा वो दिया है इन्होंने n/3 का, यानी कि अगर इसके अंदर हम स्मॉल w i j टाइप के एलिमेंट लें और आव्यूह बने तो इसका आएगा स्मॉल n/3 का साइज़। फिर लास्ट वाला एक और है p, जिसमें हम कह लेते हैं कि p i j टाइप के एलिमेंट है और इसका जो ऑर्डर है वो p क्रॉस k है। बस हो गया काम, अगर ये समझ में आया ठीक है आपके पास में तो काम बन जाएगा। अब उन्होंने कहा है नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 दो प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके आंसर करने हैं। चलिए 21वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखिए 21वां क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी लिख के बता रहा हूँ। इसने कहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने पर, यानी कि इसका ये परिभाषित है, ये क्या है परिभाषित है। परिभाषित का मतलब क्या रहता है कि निकाला जा सकता है। ठीक है, परिभाषित होने पर एन के और पी में क्या प्रतिबंध रहेगा आपके पास में। ए ऑप्शन इन्होंने दिया है, मैं बता रहा हूं, k = 3 एंड p = n, और बी ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आपके पास में कोई भी आर्बिट्री रहेगा, यानी कि स्वेच्छ रहेगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपके पास में फ्री है, ये स्वतंत्र है, और साथ ही साथ p = 2 रहेगा। और जो बी ऑप्शन इसका रहेगा, सॉरी सी ऑप्शन, उसमें उन्होंने कहा है कि p जो है वो स्वेच्छ रहेगा, या मतलब कुछ भी आ सकता है, आर्बिट्री स्वतंत्र आदमी है। ठीक है, एंड k = आपके पास में 3 रहेगा। और लास्ट का ऑप्शन जो डी है वो इन्होंने कहा है कि k = 2 रहेगा और साथ ही साथ p = 3। तो वी हैव टू चूज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें सही आंसर चूज़ करना है, क्या रहेगा। अब सिंपल सी बात है, पी वाई डब्ल्यू वाई, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों जो है इनका योग जो है परिभाषित है। सिंपल सी बात है, देखिए ज़रा मेरी बात सुनिएगा, हम लोग इस कंडीशन को उठा लेते हैं और उससे सोचते हैं, उससे बात करते हैं। जब हमने पी वाई की, हमने आपके पास में मल्टीप्लाई की होगी, पी वाई कहाँ है ज़रा चेक कर लीजिए, पी वाई कहाँ है। मेरे पास में पी ये है, वाई ये है, पी ये है, वाई ये है। अब सिंपल सी बात है, पी और वाई की मल्टीप्लाई कब हो सकती है आप देखिएगा,
तो देखिए जरा, अगर ये परिभाषित है यानी कि पी वाई परिभाषित है, पी पहले पी वाई की बात कर रहा हूँ, जस्ट पी वाई की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि पी क्या है एक्चुअली, है क्या पी हमारे पास ये रहा कि इसमें स्मॉल पी आई जे टाइप के एलिमेंट रहेंगे और ये पी इंटू आपके पास में पी बाय के का इसका साइज है, पी बाय के का इसका साइज है, स्मॉल पी बाय के का। समझ में आ रही बात। फिर साथ ही साथ इसमें वाई जो है, वाई कहाँ है, ठीक है, वाई का आप एलिमेंट लिखिए जरा, वाई आई जे टाइप के एलिमेंट रहेंगे और इसका ऑर्डर जो है 3/k है। अब एक सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि दो अवयवों की गुणा तभी हो सकती है जब उनके ये नंबर आपस में मैच करें। तो इससे ये प्रोसीड होता है, दिस इम्प्लाइज, इस बात से पी वाई, इस बात से ये हमें रिजल्ट निकलता है कि k की वैल्यू 3 रहेगी, क्योंकि अगर k बराबर 3 होगा तभी इन दोनों की गुणा परिभाषित रहेगी, यदि ये परिभाषित है। ठीक आ रही बात समझ में। तो हमारे पास k = 3 रहेगा और k = 3 वाला जो ऑप्शन है वो पहला ही है वैसे तो, लेकिन और भी बात डिस्कस करनी पड़ेगी। अब लोग बात करते हैं WY की। तो WY का मतलब क्या है कि जब W हमारे पास में है, W जो है वो है WIJ आपके पास में, इसका जो ऑर्डर 3/n का है, साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो रही y के साथ में, यानी कि आपके पास में बेटा इसका ऑर्डर कितना है, ये तो YIJ है ही है, YIJ है ही है और 3 इसका k का है। ठीक है आपके पास ये क्या है, ये क्या लिखा हमने यहाँ पे, 3/k ही, ये 3/k है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है आपके पास में 3/k ही तो है। हाँ, अब इनकी गुणा तो परिभाषित रहेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें 3 = 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब जो बात मेन निकल करके आती है, अगर हम इनको जोड़ते हैं आपस में, क्योंकि इन दोनों का योग भी परिभाषित है, तो यहाँ देखिएगा बेटा 2 मिनट की बात है, ठीक है। अब अगर इनका योग परिभाषित है, इनका योग परिभाषित है तो पी वाई का की कोटि बराबर रहेगी WY की कोटि के बराबर, WY की कोटि। समझ में नहीं आ रही बात भाई, जब तो जोड़ सकते हैं समान कोटियों के अवयवों को ही हम जोड़ सकते हैं कि इसकी कोटि जो रहेगी वही इसकी रहेगी। अब इसका ऑर्डर है कितना, इसका ऑर्डर है कितना, अब मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए PY का जो ऑर्डर आएगा वो PK आएगा, देखिए जरा, देखिए ना PY का जो ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये तो बीच में से हट ही जाएगा, तो PK आएगा। तो आप लिख सकते हैं इसकी कोटि है P आपके पास में P/k, ये k लिखा जाना है, h लिख रहा हूँ बार बार। और आपके पास में ये बराबर होना चाहिए इसकी कोटि रहेगी n/3 आपके, सॉरी n/k आपके पास में, n/k है ना। दोनों तरफ को की अगर हम तुलना कर लें, अगर हम दोनों साइड की हम तुलना कर लें तो सिंपल सी बात है, P = n यहाँ से प्राप्त हो रहा और आपको k = 3 ये प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को मिला करके जो ऑप्शन हमारा पहला है वो आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला है इसका सही आंसर है, k = 3 और P = n, बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का टेंशन हो गई ख़त्म। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 22 की। तो बेटा ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कुछ खास आडंबर नहीं है। उन्होंने कहा है, अरे यार मैं चीज़ें रफ कर चुका जबकि उनकी आवश्यकता पड़े, कोई बात नहीं। वो कह रहा है यदि, देखिए इसमें सवाल में कहा गया यदि n आपके पास में p हो, बिल्कुल ठीक है, तो जो आपके पास में अवयव बनेगा 7x - 5z। ठीक है, इसकी कोटि क्या रहेगी, इसकी हम लोगों को इसकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है, कोटि। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आई बात, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में कि इन दोनों की जो इससे जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसकी कोटि क्या रहेगी। वो कोटि रहेगी आपके पास में जो कोटि x की होगी या कोटि z की होगी। x और z की कोटि हमारे पास दी क्या गई है, देखिए जरा, हम सिर्फ x और z की बात करते हैं। x हमने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था xij, और इसकी जो कोटि थी x की वो थी 2/n, और साथ ही साथ z जो था हमने लिखा था उसको कि zij, और इसकी जो कोटि थी z बेटा हमारे पास में तीसरे नंबर पे 2/p आपके पास में। अब चूंकि हम लोग इन दोनों को घटा रहे हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हम इनको घटा रहे हैं तो इनका जो
कोटि होगी वो बराबर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इन दोनों को हम घटा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि 2/n बराबर रहेगा 2/p के आपके पास में। तो सिंपल सी बात है n बराबर p तो हमें मिल ही रहा है यहाँ से, है ना। और क्या कह रहा है वो, इसकी कोटि पूछ रहा है। क्या है भाई, इसकी जो कोटि रहेगी, जो 7x माइनस के 5z की कोटि जो रहेगी आपके पास में, बड़ा आसानी से बात करते हैं, x की कोटि बराबर रहेगी x की कोटि। भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों की कोटि बराबर होगी, या फिर जो z की कोटि होगी, z की कोटि आपके पास में, ठीक है। अब जरा x की कोटि कितनी बनेगी, वैसे x की कोटि थी ये वाली 2/n आपके पास में, ठीक है। तो यही इसकी कोटि बनेगी इस वाले की भी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू z की कोटि क्या थी 2/p, चाहे तो अगर या तो ये वाला ऑप्शन अगर दिखेगा ये सही होगा, या ये ऑप्शन दिखेगा ये सही होगा। तो कौन सा सही है इसमें, 2/n वाला सेकंड ऑप्शन सही है आपके पास, यानी कि 2/n जो है यही आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास में ऑप्शन में ये दोनों देता कि 2/n तथा 2/p, तो फिर ये भी सही होता, क्योंकि दोनों जो हैं ये बराबर हैं, तो ये भी आपके पास में सही है। तो मुझे लगता है इसके क्वेश्चंस जो हैं आज आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। पिछली वीडियो में हमने 18 तक कवर किए थे, 4 क्वेश्चन बचे तो आज कवर कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर आपके पास में 6 है। तो बस आपका काम यहाँ तक का समाप्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक बेटा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बस एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।